देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 1.19% पर पहुंच गई है और आपको बता दें कि 21 मार्च के बाद ये सबसे कम रिकॉर्ड है। 21 मार्च को दिल्ली में संक्रमण दर 1.3% थी और वहीं दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर अगर नजर डालें तो बीते 24 घंटों में 122 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक का जो मौत का आंकड़ा है वो 24,073 पर पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो यहां पर 13,035 केस हैं और वहीं होम आइसोलेशन में अब कुल 6,303 मरीज हैं और उसके साथ ही दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% हो चुका है। देश की राजधानी में कोरोना की गति थमती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से यहां पर 1,000 से कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 956 नए मामले सामने आ चुके हैं और आपको ये बता दें कि 22 मार्च को कोरोना के 888 मामले दर्ज हुए थे। कोरोना के ये घटते आंकड़े कहीं ना कहीं राहत की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो दिल्ली में भले ही कोरोना का ग्राफ बढ़ता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की सांस यहां पर सरकार ने ली है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 1.19% अब तक हो चुकी है। 21 मार्च के बाद सबसे कम रिकॉर्ड ये मामले दर्ज किए गए हैं। 21 मार्च को दिल्ली में संक्रमण दर 1.3% थी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर अगर नजर डालें तो बीते 24 घंटों में 122 लोगों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा 24,073 पर पहुंच चुका है अब तक। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो यहां पर 13,035 केस हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जो कोरोना का ग्राफ है वो देखने को मिल रहा, लगातार गिरता चला जा रहा है, राहत की सांस है सरकार के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कोरोना की जो पिछले कुछ दिनों के अंदर वो कहीं ना कहीं डरावनी थी और कहीं ना कहीं आप जाकर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सीधे सीधे कहें तो लॉकडाउन जो लगाया गया था उसका कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे के तक ये आंकड़ों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं घट चुके हैं, यानी कि 1,000 से नीचे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। मगर जिस तरीके से मरने वालों के जो ग्राफ की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है लगभग 150 से नीचे के करीब आंकड़े आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर दुविधाएं बन रही हैं और लगातार सरकारें कहीं ना कहीं वैक्सीन के लिए जद्दोजहद कर रही है। केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है, वैक्सीन कंपनियों से गुहार लगाई जा रही है कि वैक्सीन उनको उपलब्ध कराई जाए। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति भी होती नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो वैक्सीन नहीं दे रही और केंद्र सरकार उनको कहती है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। तो वैक्सीन का जो कैसे राजनीति के जरिए वैक्सीन को लेकर वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का मुद्दा जरूर है और जनता को कहीं ना कहीं शायद गुमराह भी किया जा रहा है क्योंकि अभी तक 18 साल से जो ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के जो टीकाकरण बनाए गए थे, सेंटर बनाए गए थे, वो लगभग बंद पड़े हुए हैं। जी, माइग्रेंट्स को हम देख रहे हैं लगातार वो वापस आ रहे हैं। जो लोग पहले वापस जा चुके थे, दिल्ली से जा चुके थे अपने घर की तरफ, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की अगर बात कर ले या फिर 2 महीने पहले की अगर बात कर ले, अब वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में वापस आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रवासी मजदूरों की, जो दिहाड़ी मजदूर थे वो कहीं ना कहीं पहले दिल्ली से जैसे ही लॉकडाउन की आशंका हुई थी तो कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन करते हुए नजर आए थे, मगर अब वो वापस होते नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन काम का और कहीं ना कहीं फैक्ट्री वर्क जो है वो खोला जाएगा और कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूर जो है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। मगर जिस तरीके से अभी तक जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है और प्रवासी मजदूरों को जिस तरीके से जानकारी मिली है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं फैक्ट्री वगैरह खोली जा रही है तो वो कहीं ना कहीं वापस दिल्ली के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें व्यापारियों की, यानी कि मार्केटों की जो एसोसिएशन है या फिर संस्थाएं हैं, वो लगातार ये भी चाहती है कि साप्ताहिक बाजार को खोला जाए और यहाँ तक कि कुछ बड़े बाजार जो हैं उनको भी खोला जाए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही खोला जाए ताकि उनका भी जो गुजारा बसर है वो भी चलता रहे और जो उनके पास जो मजदूर काम करते हैं उनके परिवार के बारे में भी सोचा जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, आप देखना वो किस तरीके से कदम उठाती है। मगर जिस तरीके से अभी तक कोरोना के जो आंकड़े घटे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो रास्ता लिया गया था, समाधान लिया गया था, वो कहीं ना कहीं कारगर होता नजर आया और कहीं ना कहीं जनता भी इसमें सहयोग करती नजर आई। जी, वैक्सीन को लेकर बहुत मारामारी देश की राजधानी दिल्ली में हो रही थी। वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, हालांकि अभी भी नहीं मिल पा रही है। कई सेंटर्स उसकी वजह से बंद हो चुके हैं। कितने सेंटर अब तक बंद हो चुके हैं और कितने तकरीबन चल रहे हैं?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें वैक्सीनेशन सेंटरों की, तो कहीं ना कहीं लगभग 100 के करीब स्कूलों के अंदर सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 18 से ऊपर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का टीकाकरण दिया जाना था। मगर बात करें लगभग 80 से ज्यादा सेंटर जो है वो बंद पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, और लगातार पांच पांच दिन हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि वैक्सीन नहीं है उनके पास, वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीका चल रहा है, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती नजर आ रही है, क्योंकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन खत्म होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, पर केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि वैक्सीन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, या कितनी बड़ी संख्या के अंदर दी जाएगी, और उसके आंकड़े कैसे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ये सारा ये प्रक्रिया जरूर है, मगर अभी तक ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिलते कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी वैक्सीन दी जाएगी। जी, अभी कुछ सेंटर्स चल रहे हैं दिल्ली में या फिर नहीं चल रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई, ये तो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, उनके लिए अभी सेंटर जरूर चल रहे हैं। मगर जो 45 साल से नीचे है, यानी कि 18 से प्लस वाले हैं, उनके लिए सेंटर बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास, उनके 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन नहीं है दिल्ली सरकार के पास। और लगातार जो सरकारी सेंटर बनाए गए थे, स्कूलों के अंदर सेंटर बनाए गए थे, वो तमाम सेंटर जो है वो बंद पड़े हुए हैं। मगर वैक्सीन की लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि वैक्सीन नहीं दी जा रही है, और केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली के ऊपर आरोप लगा रही है कि वैक्सीन जो हमने दी थी वो कहाँ का चली गई, इतनी वैक्सीन हमने दी थी तो वो कहाँ चली गई। और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर कभी भी वैक्सीनेशन का टीकाकरण दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मोटे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, अब उम्मीद है कि राहत की सांस सरकार के लिए तो है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली वासी है उनके लिए है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और या फिर दिल्ली की जनता की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी संतुष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से कोरोना का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरे, मगर वही स्थिति अब बनती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं लोग बाग इसी को मद्देनजर रखते हुए शायद बाहर भी निकलते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का यूज करना, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, और कहीं ना कहीं आशंका यही है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ग्राफ जो है वो गिरेगा। जी, आने वाले दिनों में और ज्यादा ग्राफ गिरेगा। लॉकडाउन को प्रभावी माना जा रहा है इस समय, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है, और कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो कि अभी लगातार लगी हुई है, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम और लॉकडाउन दोबारा लगा सकते हैं अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो। मगर अभी जो कहा गया है कि 1 तारीख से इसका जो अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, और उसके अंदर साप्ताहिक बाजार नहीं खोले जा रहे हैं, मगर कंस्ट्रक्शन का काम और सिर्फ फैक्ट्री वर्क ही खोले जा रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के पास भी प्रस्ताव भेजा था कि साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की परमिशन दी जाए, मगर साप्ताहिक बाजार जो है वो एलजी साहब ने उन्होंने मना कर दिया कि साप्ताहिक बाजार को नहीं खोला जाएगा। मगर जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर दिहाड़ी मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकाला गया है दिल्ली के अंदर, और लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी देने की कोशिश की जा रही है, तो उससे साथ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर कंट्रोल में है। मगर जब ब्लैक फंगस का जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी, दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एलजी, इन तीनों में लग रहा है ऐसे रहता है कि ठनी हुई है, एक राय नहीं होती है किसी भी बात पर, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो या फिर अनलॉक की बात हो, वैक्सीन को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन को लेकर हो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, और भाजपा की यानी केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई भी ऐसा तालमेल मिलता नजर नहीं आता है जिससे कहीं ना कहीं एक बात पर समझौता बनता है। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार और एलजी की, तो उनके बीच में भी तालमेल नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कल भी कह सकते हैं एलजी साहब के पास एक प्रस्ताव रखा था कि साप्ताहिक बाजारों को भी खोला जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत जो मजदूर है या यानी कि जो छोटी मोटी दुकानदारें चलाते हैं या फिर किसी फैक्ट्री पर दुकानों में काम करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं गुजारा बसर चल सके। क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं उन व्यापारियों के बारे में भी सोचे, उनके परिवार के बारे में भी सोचे, और कहीं ना कहीं जो मजदूर उनके पास काम करते हैं उनके परिवार के बारे में सोचे। और यही प्रस्ताव एलजी के पास भी रखा गया था, और एलजी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, साफ मना कर दिया कि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट्री वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो खोला जाएगा। मगर एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली होगी, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो वहां पर के लिए कहीं ना कहीं जो रेता होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, या फिर टाइल होते हैं, या फिर पत्थर होते हैं, ईंट होती है, इनके लिए भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकानें जरूर खुलनी चाहिए थी। मगर वो जब दुकानें नहीं खुलेगी तो कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चलेगा, फैक्ट्री वर्क कैसे चलेगा, क्योंकि जब कच्चा माल ही नहीं मिल पाएगा तो फिर फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। तो कहीं ना कहीं दुविधाएं जरूर है। मगर अब देखना होगा दिल्ली सरकार इस तरफ कितना बड़े कदम उठाती है, क्योंकि
कि अभी तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कोई भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी, ये जो पाबंदियां हैं इनको देखकर क्या लग रहा है कि अभी सरकार इंतजार कर रही है कि जो आंकड़ा है वो पहले 0 पर पहुंच जाए, उसके बाद सभी पाबंदियों को हटाया जाए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं 900 950 केस सामने आ रहे हैं, यानी आंकड़ा 0 तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, अभी आंकड़े 0 तक नहीं पहुंचे, मगर जी। कहीं ना कहीं घटते जरूर आए, क्योंकि 1000 से नीचे आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं राहत की सांस है। मगर अभी भी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया, अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाएगा। मगर जिस तरीके से एलजी के साथ, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, और एलजी और क्या कहते हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम रुका पड़ा है, ये कहीं ना कहीं चालू होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण मुहैया होना चाहिए था। और जो बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक बताई जा रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था। मगर अभी तक दोनों के बीच में कोई भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये सोचना होगा दिल्ली की जनता को भी, सरकार को भी, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी सोचना होगा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग को अभी लड़ना है। भले ही हमने हमने पहली लहर को खत्म कर लिया हो, पार पा ली हो, दूसरी लहर को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरी लहर की आहट है, तो इतना जरूर है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जंग जो है बिल्कुल जारी है, और कहीं ना कहीं पहली लहर को जरूर हमने जीता है, क्योंकि जिस तरीके से पहली लहर के समय हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा थी, और उस समय भी हमने कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को पार किया था। मगर दूसरी लहर की बात करें तो वैक्सीन जरूर उपलब्ध थी, मगर कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतें आई, और अभी भी दूसरी लहर अभी क्लियर पूरी तरीके से पार नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर अभी भी कोरोना की ग्राफ जो है वो बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक बताई जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है। मगर जो बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या वो भी इसी वजह से बढ़ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में अगर तालमेल नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ी परिस्थिति खड़ी कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 24 घंटे में 956 केस सामने आए हैं, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में जैसे हालात इस समय हैं, डराने वाले तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी राहत है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत भी इसको नहीं कह सकते, बस इतना कहेंगे कि जंग अभी बाकी है। मुंबई की खबर आपको बताते हैं। मुंबई से सटे पालघर जिले के समुद्री तट से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक जहाज पानी में बहते बहते आ गया। जानकारी के मुताबिक ताउते तूफान की चपेट में ये जहाज आ गया था, और इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल है जो कि रिस रहा है। इसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं पर जान का खतरा बढ़ गया है। ये जहाज अलीबाग से बहते हुए पालघर के इस समुद्री छोर पर आ गया है। यहाँ पथरीली जमीन है, समुद्र के किनारे पर पत्थर होने की वजह से ये जहाज यहाँ पर फंस गया है। इसमें डीजल का रिसाव हो रहा है, और इस जहाज में कुल 137 लोग थे जिन्हें सुरक्षित निकाला जा चुका है। ये शिप दास ऑफ शोर और एनकॉन की है, और आपको ये बता दें कि ONGC का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। कंपनी की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि ऑयल लीक ना हो, साथ ही कवच लगाया गया है कि लीकेज ऑयल ज्यादा समुद्र में ना फैले, वरना खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। खतरा सबसे ज्यादा उन जानवरों को बढ़ सकता है, जीव जंतुओं को बढ़ सकता है, जो कि जीव जंतु समुद्र में इस समय हो सकते। देखिए जो तस्वीर हम आपको जहाज की समय दिखा रहे हैं, ये बहते बहते आ गया। तूफान, अभी तो यास तूफान आया था, लेकिन उससे पहले जो ताउते तूफान आ चुका है, उस तूफान के साथ समुद्र में बहते बहते ये जहाज आया था। अब आप इसकी रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हैं, उस तूफान की रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किस तरीके से जहाज को बहाया है, और अब उसमें से पेट्रोल रिस रहा है। ये जो तस्वीर है देखने वाली है, क्योंकि इसमें सब कुछ वो नजर आ रहा है जो कि परिस्थिति है इस समय। जहाज समुद्र के अंदर है और बहते बहते आ गया है, एक जगह अटक चुका है ये जहाज, क्योंकि ताउते तूफान इतना खतरनाक तूफान था कि जहाज तक उसकी चपेट में आ गया। उस तूफान की जब लहरें उठी तो जहाज भी बह गया, और समुद्र में ये जहाज फंस चुका है। सबसे खतरनाक और सबसे चिंता वाली बात तो यह है कि अब इसमें से डीजल का रिसाव हो रहा है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश,
ताउते तूफान का कहर इतना ज्यादा था कि जो जहाज है वो भी बहकर आ गया और अभी एक जगह रुक चुका। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उसमें से डीजल का रिसाव हो रहा है। काजल, देखिए तो तूफान के दौरान जिस तरह जी। से ओएनजीसी का यह बार्ज रायगढ़ जिले से तैरते हुए अब पालघर जिले के आसपास जो है किनारे पर लगा हुआ है। हालांकि यह किनारा लगातार 12 दिनों से लगा हुआ, लेकिन ओएनजीसी के किसी अधिकारी ने इसकी सूट लेने का जो है अभी तक नहीं किया है। लिहाजा मछुआरों में काफी आक्रोश है। मछुआरे लगातार प्रशासन से उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रशासन तत्काल प्रभाव में इस जहाज को हटाएं। और जिस तरह से ओएनजीसी द्वारा जानकारी मिली कि करीब 80,000 लीटर इसमें जो है डीजल थे, जिसका रिसाव लगातार जारी हो गया है। इसको लेकर मछुआरों में रेश है। मछुआरों का कहना है कि अगर इस जहाज को तत्काल प्रभाव में यहाँ से नहीं हटाया गया या फिर उसके डीजल के रिसाव को बंद नहीं किया गया तो जीव जंतुओं में काफी नुकसान हो सकता है। जैसे में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि ओएनजीसी का जो जहाज बार समुद्र के किनारे लगा हुआ है वो कहीं न कहीं अटक गया पत्थरों के बीच में। इसकी वजह से उसके निचले हिस्से में जो है रिसाव हो रहा है। इस वजह से लगातार प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि ओएनजीसी इसकी सूट ले और तुरंत तत्काल प्रभाव में इसको हटाए। सत्यप्रकाश, ये जो जहाज अटका है ये किनारे पर है कि बीच में है? देखिए, पालघर के जो समुद्री किनारा, अरब सागर के किनारा, उसके किनारे पर लगा हुआ किसी पत्थर से अटका हुआ, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो ओएनजीसी का बाज है करीब 47 साल पुराना है। यही वजह है कि ओएनजीसी द्वारा इसको हटाने की पहल अभी तक नहीं की गई है। लिहाजा लगातार जो डीजल का रिसाव हो रहा है उसकी वजह से मछलियों के मरने का भी जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर मछुआरे को जो नेता है उन्होंने प्रशासन को एक पत्र द्वारा बताया है कि तत्काल प्रभाव में इसके रिसाव को बंद किया जाए और तुरंत जहाज को जो है हटा लिया जाए, क्योंकि इससे काफी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से एक मछुआरे से जब हमारी बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा 31 मई से लेकर 31 जुलाई तक वो समुद्र में मछलियां नहीं पकड़ते क्योंकि वो प्रतिबंध रहता है। ऐसे में समुद्र के किनारे से ही वो मछलियां पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मछलियों को मरने का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में मछुआरों को चिंताएं भी बढ़ रही है। यही वजह है कि उन्होंने पत्र लिखकर ओएनजीसी प्रशासन से तुरंत मांग की है कि तत्काल प्रभाव में इसको जो है बंद किया जाए। और सबसे अहम सवाल ये है सत्यप्रकाश, जहां पर ये जहाज इस समय अटका हुआ है, क्या लोग वहां पर जा पा रहे हैं? बिल्कुल वहां लोग जाते हैं। यही वजह है कि लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको किनारे से हटा लिया जाए, क्योंकि लगातार जो है डीजल का रिसाव हो रहा है। सबसे अहम बात कि जब तूफान आया था उस वक्त जो है इसमें 137 लोग मौजूद थे, जिसको नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको सुरक्षित बचा लिया था। लेकिन उसके बाद से ओएनजीसी द्वारा इसको पहल नहीं की गई कि इसको तुरंत हटा लिया जाए या फिर तेल के रिसाव को बंद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम यह जानकारी मिली कि ओएनजीसी द्वारा तेल के रिसाव को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि बोट 47 साल पुराना हो चुका है इसलिए इसको थोड़ा सी मुश्किलें जरूर आ रही। बोट 47 साल पुराना हो चुका है, मुश्किलें जरूर आ रही, लेकिन ये प्रशासन को समझना होगा और बहुत जरूरी हो जाता है इसको वहां से निकालना। सबसे बड़ी बात, जहाज अटका हुआ है वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि उसमें से डीजल का रिसाव हो रहा है। जी काजल, सबसे बड़ी आम बात यही है कि जिस तरह से लगातार डीजल का रिसाव हो रहा है उससे समुद्र में रहने वाले तमाम प्राणियों को जान का खतरा है। जिस तरह से मछुआरों ने बताया कि मछलियों का मरना लगातार जारी हो गया है, जिससे काफी भयंकर स्थिति हो सकती है। इसको लेकर मछुआरों ने प्रशासन को पत्र द्वारा अवगत कराया कि तत्काल प्रभाव में डीजल के रिसाव को बंद किया जाए। डीजल के रिसाव को बंद करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं सीरियसली बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। और ये ताउते तूफान की तस्वीरें हैं, क्योंकि यास तूफान का जो असर था वो बहुत ज्यादा इतना हमने नहीं देखा जितना ज्यादा असर इससे पहले वाले तूफान में आया था। ताउते तूफान जिसको कहा जा रहा था, मुंबई में बहुत ज्यादा नुकसान उसकी वजह से हो गया था। इसको यही कहेंगे कि ये तूफान की निशानी है। देखिए काजल, तूफान के गए करीब 12 दिन हो गया है, उसके बावजूद भी अगर ओएनजीसी द्वारा इस बार्ज को हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है या फिर डीजल के रिसाव को बंद नहीं करने की कोशिश करते, जाहिर तौर पर ओएनजीसी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या बार्ज पुराना हो गया इसलिए नहीं हटा रहे हैं या कोई और वजह है। हालांकि जिस तरह से मछुआरों ने आरोप लगाया है कि बार्ज पुराना होने की वजह से ओएनजीसी को इसकी सुध लेने की जरूरत नहीं पड़ रही।
मछुआरों की आप बात करें, आपने उनसे बातचीत भी की होगी, लगातार उनकी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी का समाधान ही ये होता है, मछली पकड़ना, उनको बेचना, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर डीजल का रिसाव होता रहा तो मछलियों को भी खतरा हो जाएगा। सत्य प्रकाश, आवाज सुन पा रहे मेरी? लगता आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है वहां तक। तो जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें एकदम बता रही हैं कि कैसे हालात वहां पर है। ये देखिए, जहाज समुद्र के अंदर, जहाज समुद्र के अंदर। ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 45 साल पुराना ये जहाज है जो कि समुद्र के किनारे अटक चुका है। और ये ताउते तूफान जब आया था, समुद्र में लहरें जब उठी थी तो उसके साथ बहकर आ गया था, जो कि अब बताया जा रहा है कि एक पत्थर से अटका हुआ है। लेकिन अभी तक प्रशासन इसको उठाने की, वहां से इसको हटाने की वहां से जहमत नहीं कर पा रहा है। सबसे खतरनाक यह है कि इसमें से डीजल का रिसाव लगातार होता चला जा रहा है। और अब पंजाब की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन फतेह प्रोग्राम के अंतर्गत जहां सुरक्षा एहतियातों और बंदिशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, वहीं राज्य में टीकाकरण की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब तक 50 लाख खुराकें लगाने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। यहां पर जारी प्रेस बयान में खुलासा करते हुए राज्य के टीकाकरण संबंधी स्टेट नोडल अफसर विकास गर्ग ने बताया कि 29 मई तक पंजाब में कोविड के टीकों की कुल जो संख्या है वो 50,05,767 खुराकें दी जा चुकी हैं। राज्य में 45 साल से अधिक उम्र वर्ग, फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भारत सरकार द्वारा मिले टीकों के कोटे में से 45,53,187 टीके लगाए गए हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 उम्र वर्ग के बनाए गए सभी प्राथमिक ग्रुपों के कुल 4,52,580 टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के आंकड़े विस्तार में देते हुए स्टेट नोडल अफसर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिए गए कोटे की लगाई गई 45,53,187 खुराकों में से कोविशील्ड लगाने वाले 41,40,179 हैं, जबकि कोवैक्सीन लगवाने वाले 4,13,008 हैं और इनमें पहली खुराक लेने वाले 38,01,062 और दूसरी खुराक लेने वाले 7,52,125 शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 उम्र वर्ग के लिए बनाए गए प्राथमिक ग्रुपों में से 86,581 सह रोगों वाले, 2,520 जेलों में जितने कैदी हैं, 64,395 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वाले और 1,103 हैं निजी औद्योगिक कामगारों को टीके लगाए जा चुके हैं। इन सभी की जो कुल संख्या है वो 4,52,580 बनती है। जगतार सिंह बुल्लट सहयोगी इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जगतार जी, 50 लाख को टीकाकरण का आंकड़ा पार कर चुका है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस हिसाब से पंजाब की आबादी है, 3.25 करोड़ के आसपास पंजाब की आबादी है, तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो 50 लाख काफी कम है, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी और उसमें से 50 लाख। वजह ये है कि सरकार लगातार कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। हालांकि सरकार ने जो कल आंकड़े बताए कि 50 लाख जो टीकाकरण हो चुका है लोगों का, वो ठीक है, लेकिन अभी गिनती और भी चाहिए, क्योंकि 50 लाख अगर बहुत ही कम गिनती है। तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन साथ के साथ जो विपक्ष है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो कह रहे कि बहुत ही उच्च दामों पे जो वैक्सीन बेचकर लोगों को लूटा जा रहा है। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कल इल्जाम लगाए गए थे, दोष लगाए गए थे कि सरकारी हॉस्पिटलों में तो वैक्सीन मिल रही, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन मिल रही है, और जो निजी अस्पताल में 1,200 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक जो लोगों से वैक्सीन की कीमत ली जा रही है। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से इल्जाम थे। और रही बात जो श्रोमणी अकाली दल है, वो तो लगातार कह रहा है कि
जो वैक्सीन का इंतजाम ना ही पंजाब सरकार कर पाई है, ना ही भारत सरकार कर पाई है। लेकिन फिलहाल अगर हम पंजाब की बात करें तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। अभी तक तो ये कि देश भर में, पंजाब के देश भर में लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी है, तो दूसरी डोज कब किसी की बारी आएगी ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सरकार ने दावा किया है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जी जगतार जी, सुरक्षा एहतियात और बंदिशें लगातार जारी हैं, उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वो ठीक है, लोग भी रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन साथ के रोजी रोटी का भी मसला हुआ, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वही सुबह कमा के जाना है, फिर वही राशन लेके घर जाना है। तो हालात इतने अच्छे नहीं, क्योंकि आर्थिक तौर पे भी काफी नुकसान हो चुका है। इनके साथ लोग रिस्पांस भी दे रहे, सपोर्ट भी करें। लेकिन ये है कि जब तक अगर पूरे वैक्सीन नहीं लगते है ना, जब वैक्सीन लग जाएगी तो रिस्क कवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब तो रिस्क बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से कि रिस्क कम हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों की ये कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। लेकिन सरकारों का मानना है कि अभी सेंटर की तरफ से जो उनको वैक्सीन देनी थी, चाहे उसमें कोविशील्ड हो, चाहे उसमें कोवैक्सीन हो, वो भी जो मात्रा वो काफी कम है। लेकिन फिलहाल सरकार के साथ सपोर्ट भी करे, और दूसरी है कि रोजी रोटी का मसला भी है, रोजगार का मसला भी है, बाजार बंद हो जाते हैं। दरमियान अगर बात करें तो जो सरकार ने जो दावा किया कि 50 लाख से ज्यादा पंजाब में टीकाकरण हो चुका, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे कोशिश होगी कि सभी पंजाबी को जो टीका वो लग जाए। जी, इससे इतना तो साफ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से अपनी अलग अलग रणनीति के साथ चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार मदद किसी भी राज्य की नहीं करी, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर किसी अन्य राज्य की, और यही वजह है कि राज्यों को अपने अपने तरीके से ग्लोबल टेंडर निकालने पड़े हैं। अगर वही ग्लोबल टेंडर केंद्र की सरकार निकालती तो देश को फायदा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए, जो जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो भारत सरकार की बनती थी। भारत सरकार की जिम्मेवारी जिस हिसाब से पहले उन्होंने तालाबंदी की थी तो स्टेट के साथ। जी, लगता फोन कट गया उनका। तो जिस तरीके की जानकारी जगतार जी अभी दे रहे थे, तो भारत सरकार के कोटे से अब तक 45,53,000 से ज्यादा जो टीकाकरण की बात कही जा रही है। हालांकि पंजाब में आंकड़ा 50 लाख के पार जा चुका है। पंजाब में टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो 50 लाख को क्रॉस कर चुका है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।